फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसे वॉइस है तो अपना एक उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसका वॉइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैरियर, क्योंकि मॉड्यूलेट करते हैं उसके बाद ही भेजते हैं, तो ये मॉड्यूलेशन जो है रहेगा वो रेंज है फ्रीक्वेंसी, अपन ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे हाइट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सिंपल वायर है जैसे, वो आपका लेस देन λ/4 हमको मिलता है, या हमारी मजबूरी है कि हमको λ/4 लेस देन लेंथ का यूज़ करना है। लेकिन क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत पुअर होती है, इसकी बहुत ख़राब होती है। इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम मिलता है, इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है। और एफिशिएंसी जो है, आपने मैंने कहा था कि रेडिएशन रेजिस्टेंस अपान RR+RL, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+RL/RR। तो RR को आप जितना बढ़ाओगे उतना एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी जो एंटीना होता है उसमें लेंथ वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आने से हमारा लेंथ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से हम लोग फुल लेंथ λ/4 यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये करंट है, ये एवरेज करंट इस तरह से हो रहा है। तो ये एवरेज करंट हमको कम मिलता है बोल सकते हो। अगर मैं उसी को टी शेप में कर दूं, ये जो लेंथ है λ/4 ये रहे यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल पार्ट मैंने टी शेप जैसे ऐसे कर दिया, तो इससे रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ता है हम आपको बताएंगे। हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड करंट जो है अपोजिट होते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रेडिएशन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज करंट आप देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे एंड पे जो जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे अब जीरो नहीं हो रहा है, करंट है वो यहाँ तक गया है, ऐसा है ये। तो इसके कारण जो है एवरेज करंट है आपका ये बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रेजिस्टेंस, जो एवरेज करंट होता है इसको स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे रेडिएशन रेजिस्टेंस हम बढ़ा लेते हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका दो पर्पस होता है, एक तो रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, है ना, और इसमें जो कैपेसिटेंस C1 है, C1 जो है जो रेडिएटिव कैपेसिटेंस जो बताया था ये भी बढ़ता है उससे, ऐसा करने से, हॉरिजॉन्टल करने से। तो इसके कारण जो हमारा जो इंडक्टर होगा ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि ये λ/4 लेंथ मिलता नहीं है हमको, है ना, तो λ/4 लेंथ नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव आएगा ऐसा। तो इसको आपको इंडक्टिव लगा के इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको इंडक्टिव लगा के कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके ट्यूनिंग होगा, रेजिस्टिव होगा, ठीक है। इम्पीडेंस है प्योरली रेजिस्टिव होगा। तो हम उसके लिए ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा, ठीक है। उसके लिए हमको एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, ऐसा इंडक्टर, तो वो ट्यूनिंग कहलाता है। लेकिन ये जो है एक रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उससे हमारा जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस बोल सकते हो या एफिशिएंसी बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, आप इंडक्टर ट्यूनिंग लगा के भी। लेकिन इससे लगाने से ये रेडिएशन रेजिस्टेंस है ये बढ़ता है इससे, वो भी जस्ट हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी आपको बताएंगे, ठीक है। RR बढ़ेगा, और इसके कारण जो ट्यूनिंग के लिए L1 चाहिए, है ना, वो भी आपको कम चाहिए रहेगा। अब ये कम चाहिए रहता है तो ये जो लास्ट रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करता है वो कम करता है। तो दो दो होता है इसके फायदे, एक तो आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लास्ट रेजिस्टेंस कम होगा, और इसके कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L1 जो भी आता है C1 ज्यादा रहने से, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आएगा अंडर रूट में, तो वो भी आपको वोल्टेज है ड्रॉप अक्रॉस दिस विल भी लो रहेगा। तो एक फेनोमेना होता है कोरोना डिस्चार्ज, जिसमें अगर आप हायर वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं या हायर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वहां पे एक आयनाइज हो जाता है रीजन, उसके कारण लॉस होता है। तो वो चीज आप अवॉइड करते हैं। तो इसमें दो तीन फायदे हो जाते हैं अगर आप इस तरह से टॉप लोडिंग करते हैं, तो उसका एडवांटेज हो जाता है। तो ये जो C1 है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, एक नहीं, एक ओरिजेंटल नहीं, आप दो तीन ओरिजेंटल ऐसा ले लेते हैं, इसमें ओरिजेंटल वायर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होता है टी एंटीना का, कि आपका जो वर्टिकल सेक्शन है लेस देन λ/4 है, तो हमको क्या करना है कि जो C1 है एक्चुअल में रेडिएशन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, रेडिएशन रेजिस्टेंस को। तो दिस इज द वे। तो आप उसको टी शेप में कर दिए, है ना, एल शेप में भी हम ऐसा कर सकते हैं तो वो एल एंटीना कहलाएगा, इन्वर्टेड एल एंटीना कहलाएगा। अगर ऐसा टी शेप में कर दिया तो ये टी एंटीना कहलाएगा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट होता है कि ये जो एवरेज करंट है इसको भी बढ़ा देता है, इसके कारण आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी भी एंटीना का बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टी एंटीना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जैसे देखिएगा H लेस देन λ/4 है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है। आप जो है H लेस देन λ/4 है वर्टिकल सेक्शन,
लेकिन इसमें हमने टी पार्ट भी कर दिया, तो यहाँ पे जो है ये पार्ट है एवरेज करंट, तो बढ़ गया इसमें बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एवरेज करंट बढ़ गया। तो अल्टीमेटली जो है आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है ऊपर टॉप लोडिंग इन द फॉर्म ऑफ टी शेप, टॉप लोडिंग बोलते हैं इसको, टोपी बनाना, कैपिंग करना बोलते हैं। तो एल शेप में भी करेंगे तो उसमें भी बढ़ता है ऐसा, तो ये आपका ये रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे हमने कहा सपोर्ट जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो एक कैपेसिटेंस इसके और इसके बीच बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल जो टी वायर है उसका पार्ट, और एक जो गाय वायर आप सपोर्ट करेंगे वर्टिकली उसके बीच बनता है। इसका लोअर पार्ट टी एंटीना का वर्टिकल पार्ट और जो ग्राउंड करते हैं उसके बीच भी एक कैपेसिटेंस बनता है ना। और फिर एक अर्थ को हम ग्राउंड कंडक्टर की तरह लेते हैं, तो इसके बीच भी एक जो है कैपेसिटेंस बनता है ऐसा। तो ये C1 हो गया जो कि ओरिजेंटल पार्ट एंटीना का और ग्राउंड के बीच बना, ये हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस को बढ़ाने में काम करता है, इसीलिए इसको रेडिएटिव कैपेसिटेंस बोलते हैं। और C3 और C2 जो है हमारा वो लॉस को कंट्रीब्यूट करता है या अनडिजायरेबल होता है, इसलिए हम C2 और C3 को कम करने की कोशिश करते हैं कोई भी पर्टिकुलर केस में, और C1 को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब कभी भी हम ग्राउंडिंग एंटीना या लो फ्रिक्वेंसी एंटीना हम लोग यूज करते हैं। तो ठीक है, तो एक तो फायदा ये हुआ, और दूसरा फायदा जैसा मैंने कहा था कि जो आप C1 बढ़ाते हैं है ना, C1 बढ़ाने से क्या होता है कि जो ट्यूनिंग चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि लेस देन λ/4 है तो इसमें कैपेसिटेंस राइज होगा, उसके लिए आपको फिर एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये इंडक्टर हमको ज्यादा नहीं चाहिए, इट शुड बी लो, इट शुड बी लो। तो लो तभी होगा जब C1 आपका बहुत ज्यादा होगा, ये हाई होगा C1 है ना। तो ये L लो रहने से ये लॉस रेजिस्टेंस ये कम ऑफर करता है, और इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा इंडक्टर वो भी काफी कम होता है, तो उसके कारण जो लॉस होगा वो आपका कम होगा, ऐसा रहता है। ये देखिएगा, तो VL जो है ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C1 आता है। तो C1 जितना ज्यादा रहेगा उतना इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो वैल्यू, तो उतना हमारा जो है लास्ट पार्ट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो कम रहेगा, और आपका जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस और एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये इसलिए C1 पार्ट हमको बढ़ाना होता है। तो C1 पार्ट बढ़ता है, अब जैसे ओरिजेंटली पार्ट को बढ़ा दिया ऐसे, तो इससे C1 बढ़ता है ऐसा, इसलिए हम एक की जगह 2 3 4 ऐसा हॉरिजॉन्टल वायर्स लेते हैं टी एंटीना में। ठीक है, तो ये हुआ टी एंटीना का, क्यों हम लोग एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल वायर लगाते हैं, बेसिकली C1 को बढ़ाना रहता है जिससे रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्ट को यूज करते हैं, उसको टॉप लोडिंग बोलते हैं उसको ना, हम लोग बताएंगे अभी। अगर λ/4 से ज्यादा है या कम है लेंथ तो उसको ट्यूनिंग करते हैं, या तो इंडक्टर या कैपेसिटर लगा के। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल में जो सिलेबस आप यहाँ से देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीना परफॉर्मेंस पे, वहां से देखेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीना परफॉर्मेंस हमने जो थर्ड यूनिट में एंटीना एंड रेडिएशन पढ़ा था, शॉर्ट डायपोल, हाफ वेव डायपोल, तो मोस्टली जो एनालिसिस करते थे हम लोग, फॉर्मूला जो निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या पावर, तो हम लोग फ्री स्पेस में रखते हैं, स्फीयर के सेंटर में रखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एंटीना या तो एक्चुअल में हम उसको ग्राउंड करते हैं या नियर ग्राउंड रहता है। एंटीना को फ्री स्पेस में हम तभी बोल सकते हैं व्हेन इट्स हाइट नहीं बोलना चाहिए, इट्स लेंथ इज फ्रॉम ग्राउंड इज अबव 5 लैम्डा, 5 लेंथ अवे बोल सकते हैं, मतलब ग्राउंड से 5 लैम्डा अवे जिस वेवलेंथ का सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना है, या बोल सकते हो कैरियर वेवलेंथ जो है, कैरियर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा उससे 5 टाइम्स होना चाहिए डिस्टेंस पे एंटीना रखा होना चाहिए, ऊपर अर्थ के ऊपर में, सरफेस पे ऊपर में, तभी उसको फ्री स्पेस बोला जा सकता है। अगर 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से रखा हो हाइट पे अर्थ के ग्राउंड से, तो भी हम उसको फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे। 5 लैम्डा अवे रहेगा एंटीना तभी उसको फ्री स्पेस बोला जाएगा। इसका मतलब फिर जो प्रेजेंस ऑफ अर्थ है, फिर उसका रेडिएशन पैटर्न या फील्ड वैल्यू जो निकालोगे उसमें फर्क डालेगा। तो क्या फर्क डालेगा और एंटीना कैसे बिहेव करेगा, यही यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीना परफॉर्मेंस, मतलब रेडिएशन पैटर्न में क्या प्रॉब्लम आएगा और फील्ड वैल्यूज में क्या प्रॉब्लम आएगा वो बताना जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग 2 कंडीशन कर सकते हैं जो कि 5 लैम्डा अवे नहीं है, मतलब फ्री स्पेस नहीं है, है ना। तो 2 केस हो सकता है, एक तो या तो 5 लैम्डा से कम हो
या सीधे ग्राउंडिंग कर दिया है, ग्राउंड में ही हमने उसको लगा दिया है वर्टिकली, या स्लैंटिंग जो भी है उसको हमने वर्टिकली लगा दिया। तो मोस्ट ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी एंटीना रहता है हम लोग उसको वर्टिकली लगाते हैं, तो वर्टिकल लगा दिया, सीधे ग्राउंड कर दिया। तो इसीलिए हमने इसमें बोला है कि अनग्राउंडेड और ग्राउंडेड। तो अनग्राउंडेड, अब इसमें क्वेश्चन आ चुका है पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनग्राउंडेड एंटीना एंड ग्राउंडेड एंटीना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है करके, ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है अपना CSVT एग्जाम में, ठीक है। तो अनग्राउंडेड का मतलब है कि एंटीना जो है या सोर्स ऑफ रेडिएशन, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन, मतलब सोर्स इज एंटीना, इट इज पुट नियर ग्राउंड, ग्राउंड नहीं करते हैं, ग्राउंड के पास में रखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ग्राउंडेड एंटीनास में उसको हम लोग एक्चुअल ग्राउंड कर देते हैं, उसमें ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू ग्राउंड, कि वो हमको ऐसा लगेगा कि वो ग्राउंड ही है करके, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें जो ग्राउंड करेंगे, ये देखिए ये ग्राउंड है जैसे, तो इसमें एंटीना को हम ऐसे ग्राउंड कर देते हैं, और ये ग्राउंड है तो इसमें एंटीना को हम ग्राउंड नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये सर्टेन कोई h हाइट पे उसको रखा हुआ है, कोई सपोर्ट वगैरह लगा के करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सपोर्ट कुछ सपोर्ट से उसको करेंगे। तो ये h है और इसके बीच गैप है, तो इसमें क्या है h डिस्टेंस, फिर इधर बिलो एक इमेज एंटीना मिलता है, तो इसमें एरे की तरफ बनता है, एंटीना एरे जैसा बनेगा, है ना। ये एक एंटीना है, दूसरा एंटीना है, सेपरेटेड बाय h एंड h2h, तो 2h सेपरेशन, एंड टू एंड सेपरेशन जो है दोनों एंटीना के बीच, एंड और इसका फर्स्ट ऊपर पार्ट 2h के बीच जो है गैप है, ऐसा करके एक एरे बनेगा, एरे। लेकिन इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूअस लेंथ, अगर इसमें अगर आपको λ/4 का ऊपर लेते हैं तो नीचे λ/4 का ऐसे, तो टोटल आपको λ/4 ऐसे करके λ/2, तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस एंटीना, λ/2 का कंटिन्यूअस एंटीना मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस एंटीना नहीं मिलेगा, अगर इसको λ/4 का भी लगाओगे तो इसमें ऐसे बनेगा कि एक एंटीना है λ/4 का, दूसरा एंटीना भी है λ/4 का, जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2h है, ऐसे करके एरे। तो दोनों में देखिए एरे पैटर्न अलग अलग आएगा, सेम एंटीना को अगर ग्राउंड कर दोगे और सेम एंटीना को थोड़ा ऊपर रखोगे h हाइट में, तो दोनों में हमारे दोनों केस में हमें पैटर्न अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनग्राउंडेड है तो वो एरे की तरह काम करेगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पे द पैटर्न विल बी ड्यू टू एरे, ड्यू टू एरे ऑफ टू सोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2h जैसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एंटीना की तरह मिलेगा। मार्कोनी एंटीना जो कि λ/4 होता है ना, तो उसमें जो है आपका λ/2 एंटीना रिजल्टेंट मिलता है हमको, उसमें जो वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा सेम λ/2 एंटीना का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन λ/2 एंटीना का नहीं होगा, λ/2 हाइट का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंटीना रहेगा, कंटिन्यूअस एंटीना की तरह बिहेव करेगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको जैसा मैंने कहा था कि एक्चुअल में हमको λ/2 चाहिए रहता है और फ्री स्पेस में हो तो, लेकिन अब ग्राउंड करते हैं तो λ/4 और λ/4 है ना। मेथड ऑफ इमेजेस कॉन्सेप्ट से लेकर कंडक्टर के नीचे भी हमको मिलता है, अगर कंडक्टर के ऊपर जो भी रखोगे और नीचे भी बिलो सेम सोर्स रखा है ऐसे करके, तो वो हमको λ/4 डबल हाइट मिल जाता है ना। तो ये कंटिन्यूअस एंटीना, तो कभी भी आपको λ/4 लगाइए और हाफ हाइट आपका मेथड ऑफ इमेजेस कॉन्सेप्ट से ऐड हो जा रहा है ऑलरेडी, तो एक्चुअल में λ/2 ही रहता है रेजोनेंट लेंथ। ग्राउंड करते हैं करके λ/4, अगर ग्राउंड नहीं है कोई उसका रेजोनेंट लेंथ रिक्वायरमेंट बोलेंगे तो λ/2 है उसका, λ/2 पे इंपीडेंस पॉजिटिव बनता है, अदरवाइज वो नहीं बनता है वो, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस होता है दोनों में, मैं इसको और डायग्राम से नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, उसमें और क्लियर होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है, याद रखिएगा। ग्राउंडेड एंड अनग्राउंड, ग्राउंडेड में हम नियर में रखते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक्चुअल में हम पूरा लगा देते हैं, इसको ग्राउंड से लगा देते हैं ऐसा बोल। इसमें कंटिन्यूअस एंटीना रहेगा, ग्राउंड करेंगे, इसमें एरे की तरह काम करेगा, एरे की तरह, है ना, जिसमें आप बोलेंगे 2 सोर्स 2 एंटीना है, 2h डिस्टेंस है करके। देखिए ये मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, देखिए इसमें हमने ग्राउंड नहीं किया, अनग्राउंड एंटीना है, देखिएगा h हाइट पे रखा हुआ है एक एंटीना को ऐसा, तो नीचे h हाइट बिलो अपने को एक दूसरा एंटीना मिलेगा ऐसा, तो ये एरे बन गया, बोल सकते हैं फर्स्ट एंटीना और ये सेकंड एंटीना। तो 2 एंटीना आप सेम लेंथ सेपरेटेड बाय 2h, उसके जो पैटर्न बनेगा रेडिएशन पैटर्न वो मिलेगा, एरे का पैटर्न हमको इधर मिलेगा, जो भी पैटर्न रहेगा किसी भी पॉइंट पे या पूरे 360 डिग्री आप मूवमेंट कर लेंगे तो आपको जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वही उसका पैटर्न होगा, एरे पैटर्न बोलेंगे। लेकिन अगर मैं उसको ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड का केस है ना, ये ग्राउंड है,
एक्चुअल ग्राउंड कर दिए जब ये ग्राउंडिंग किया है, देखिए ये, तो यहाँ पे जो भी लेंथ रहेगा नीचे उतना ही लेंथ हमको मिलेगा, तो एक कंटिन्यूअस एंटीना की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे ये λ/4 एंटीना को दिखाया यहाँ पे, ग्राउंड किया तो रिजल्टेंट हमारा λ/2 मिल रहा है एंटीना, और इसका जो वोल्टेज करंट डिस्ट्रीब्यूशन λ/2 एंटीना का होता है वो वही रहेगा, ये बता रहा है। तो ये λ/2 एंटीना की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इम्परफेक्ट अर्थ है, तो ये बता रहा है कि जो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है ई का, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे पीक ज्यादा है, परफेक्ट अर्थ रहेगा, और इम्परफेक्ट अर्थ है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, और इम्परफेक्ट अर्थ का ये भी है कि अगर जैसे मुझे मैक्सिमम रेडिएशन इधर मिल रहा है टुवर्ड्स ग्राउंड, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट भी करता है, दो चीजें, ऊपर शिफ्ट करेगा और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको भी थोड़ा सा कम करता है, तो ये हमारा ग्राउंडिंग का इफेक्ट होता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ग्राउंडेड अनग्राउंडेड एंटीना, ये अनग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड, और ये ग्राउंडेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्राउंडेड एंटीना कंटिन्यूअस एंटीना की तरह काम करता है। एडवांटेज क्या होता है, ओनली हाफ लेंथ चाहिए, जैसे λ/2 चाहिए तो आपको λ/4 लगा दीजिए, इट विल बी λ/2 रिजल्टेंट, क्योंकि ग्राउंड कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूअस जो है वो ग्राउंडेड एंटीना, और ये अनग्राउंडेड का केस में, तो ये दोनों में डिफरेंस है एंटीना का। अब इसमें हम दो टाइप का ग्राउंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एंटीना को लो फ्रीक्वेंसी या वेरी लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी पे तो उसका हाइट बहुत ज्यादा आता है, मैंने बताया, जैसे 100 मीटर 50 मीटर ऐसे आएगा, तो उसको आपको खड़ा करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड में जब लगाते अर्थ क्या है, हमारा कंडक्टर नहीं होता है, तो ग्राउंड रिटर्न लॉस रेजिस्टेंस वहां पे मिलता है, तो उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो करंट है, जैसे आपने लगाया कोएक्सियल केबल के थ्रू, तो एक करंट क्या है अंदर ग्राउंड में जाएगा, तो ग्राउंड को क्या है हम इम्परफेक्ट अर्थ बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप इसको हम लोग 4th सेमेस्टर में रिकॉल करते हैं, स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे गया अंदर, तो क्या होता है स्किन इफेक्ट के कारण, अगर कंडक्टिव परफेक्ट कंडक्टर है तो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, अगर परफेक्ट कंडक्टर नहीं है तो अंदर जाता है, मेटल के अंदर जाता है ना, जो सबमरीन का कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको। तो लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा पेनिट्रेट होता है, क्योंकि स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, √ऑफ होता है। ठीक है, ये आप देखे होंगे। तो अभी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की हम जैसे बात करते हैं, तो अगर परफेक्ट नहीं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ आपका कंडक्टिविटी भी आता है, तो अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, मतलब परफेक्ट कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट लेते हैं, तो उस केस में जो डेल्टा है, स्किन डेप्थ है ना, स्किन डेप्थ जो है वो आपका 0 आता है, मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, जो ग्राउंड में आया, अंदर जैसे गया जो करंट वो वापस चले गए, है ना, जब परफेक्ट है तब, जब कंडक्टिविटी आपका इनफाइनाइट है तब की केस में। लेकिन स्किन डेप्थ जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√ऑफ ऐसा करके आता है एफ, और √ऑफ सिग्मा करके भी रहता है। ठीक है, तो अगर सिग्मा आपका कम हो गया तो ये डेल इधर अंदर जाएगा ऐसा है, और उसमें कुछ लॉस भी होता है, तो रिटर्न जो आएगा, रिटर्न करंट जो मिलेगा, रिटर्न करंट जो जाएगा वो कम हो जाता है आपका, तो उस हम बोलते हैं उस केस में आरजी जो ग्राउंड रिटर्न लॉस रेजिस्टेंस है वो आपका ज्यादा मिल रहा है ड्यू टू इम्परफेक्ट अर्थ। अगर ये कुछ वैल्यू है, इसकी फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ग्राउंड लॉस मिलता है। तो इस लॉस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, प्रॉपर ग्राउंडिंग करना जरूरी है, प्रॉपर ग्राउंडिंग करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होने से लॉस ऑफ एनर्जी होगी, अर्थ जो है परफेक्ट कंडक्टर नहीं है उसके कारण, क्योंकि जो करंट है उसको वापस रिटर्न, ट्रांसमीटर जो है लोअर पार्ट है उसको वापस रिटर्न भेजना है उसमें, अदरवाइज नहीं भेजेंगे तो लॉस होगा वो। तो इसलिए हम लोग जो है प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग करने का पर्पस ये, क्यों आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं उसको, तो एक ग्राउंड रिटर्न रेजिस्टेंस मिलता है जब कभी भी आप ग्राउंड करते हैं, तो उसको मिनिमाइज करना है हमको, स्किन इफेक्ट के कारण वो क्या है अंदर जाएगा, करंट जो है आपको ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो इसलिए आरजी जो है हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। एक ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है जिससे बताने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ कहाँ लॉस होगा आपको, है ना। जैसे एक ट्रांसमीटर है, इसमें हमने वोल्टेज ही अप्लाई किया है, तो हम चाहेंगे कि ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है ये पूरे का पूरा वोल्टेज यहाँ अपीयर हो, तो ये पूरे का पूरा बोलेंगे हम ट्रांसमिट हो गया, मतलब ये जो वोल्टेज लगाया है पूरा चलेगा, तो एफिशिएंसी हमारा बोल सकते हैं इसमें 100% हो गया ऐसा करके।
कोई लॉस नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा वोल्टेज, मतलब ये जो वोल्टेज है पूरा यहाँ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो उसका बहुत सारी चीजें देखिएगा। ट्रांसमीटर का एक रेजिस्टेंस होगा तो एक ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, है ना। मतलब अगर बाकी को मैं जीरो कर लूं तो आउट ई जो है दैट इज V1 प्लस, आउटपुट ऐसे आएगा वी ओ करके। ये अगर सिर्फ दो चीज है V1 प्लस वी ओ, तो वी अब ये तो V नॉट इज नॉट ई हुआ, तो मतलब आपका एफिशिएंसी कम हो गया, मतलब यहाँ पे ये पूरा अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ड्रॉप यहाँ हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि हम जनरली लैम्डा बाई 4 का नहीं होता है, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होता है लेंथ एंटीना का, ठीक है। तो लेस देन लैम्डा बाई 4 होता है तो इसमें कैपेसिटेंस राइज होता है, ठीक है। और अगर लेस देन ग्रेटर देन लैम्डा बाई 4 हो तो एक इंडक्टर राइज होता है। तो ये एंटीना का कैपेसिटर और इंडक्टर राइज होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ, उसका लेंथ क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये नहीं है, लैम्डा बाई 4 है, तो इसमें मैंने क्या कहा था कि इंडक्टर राइज होता है या कैपेसिटेंस राइज होता है, तो ये कैपेसिटेंस आ गया। तो इस कैपेसिटेंस को हम करते हैं नेग्लेक्ट कर, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल यूज करते हैं, इंडक्टर कॉइल रेजोनेंट बनाने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए इंडक्टर लगाएंगे, तो इंडक्टर की ये जो इंडक्टेंस वैल्यू है, लेकिन इंडक्टर लॉस जरूर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब वो भी एक लॉस रेजिस्टेंस, तो ये RL इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये RL को मिनिमाइज करना है, तो हमारा ये जो C1 जो बोल रहा था, जो ओरिजेंटल वायर ऐसे लगाने से T पार्ट में ये जो L1 है वो कम होता है, तो ये RL आपका जो है वो कम होगा, यहाँ पे RL जो है काफी कम होगा, वो ऐसा बोल सकते हो इसको, है ना। तो इसको मिनिमाइज करें, क्योंकि यहाँ भी ड्रॉप होगा दोनों में, यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें मैं अगर जीरो मान लूं तो E जो है यहाँ पे फिर देखोगे तो ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज एंड प्लस दिस वोल्टेज ऐसा करके, तो ये सिग्निफिकेंट आएगा ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो रेडिएशन है लॉस हो रहा है, रेडिएशन एफिशिएंसी पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो एक ड्रॉप यहाँ हो गया V1 बोल सकते हो, एक यहाँ हुआ इसको V2 बोल सकते हो, एक ड्रॉप यहाँ हुआ इसको V3 बोल सकते हो, है ना। और एक कैपेसिटर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे भी बोल सकते हो, ये V4 हो गया। फिर ये RC देखिएगा जो कॉपर, क्योंकि ये मेटल का होता है तो उसका मेटल के कारण उसका खुद का एक रेजिस्टिविटी होगा, है ना, तो उसके कारण भी एक रेजिस्टेंस होगा, अपन बोल सकते हैं वायर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी एक ड्रॉप होगा V5, है ना। और फिर यहाँ पे RD जो है डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, गाय वायर वगैरह से सपोर्ट करते हैं, उसको बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है तो वो भी एक रेजिस्टेंस ऐड करता है, तो उसको अगर क्रॉस भी ड्रॉप होगा तो V6 बोल सकते हो, ठीक है। और ये डिजायर्ड आउटपुट है जो आउटपुट बोल सकते हो। सो E इज इक्वल टू, आप देखोगे जो अप्लाई किया है तो आपका V1 प्लस V2 ड्रॉप प्लस एंड सो ऑन करते करते फिर आपका V आउटपुट। हमको ये सब जो चीजें हैं इसको हटाना है, जीरो करना है, ताकि ये जो वोल्टेज है, जो ट्रांसमीटर वोल्टेज है, सीधे जो है हमारा एंटीना का जो है वहां पे सीधे चले जाए ऐसा करके। लेकिन वो नहीं होता है ना, नहीं होता है, आउटपुट पे चले जाए, रेडिएशन रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट है वो अपीयर होना चाहिए। तो ये सब चीजों को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, V1 V2 V3 ऐसा करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसीलिए हमने बताया था। और ये लो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको ग्राउंड करेंगे तो ये राइज होगा, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी। अब उसके कारण लो फ्रीक्वेंसी है तो CO भी राइज होगा। अब CO को कैंसिल करने के लिए इंडक्टर लगाओगे तो ये राइज होता है ऐसा। ये तो ठीक है, चलो आपको ये इसमें आपका कंट्रोल नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ही आप उसको लो फ्रीक्वेंसी है तो उसको ग्राउंड करोगे तो ग्राउंड रेजिस्टेंस जो है वो राइज होगा, उसके कारण लॉस होगा। यहाँ भी ड्रॉप, ये पार्ट तो भूल ही गया था, ये भी एक V6 बोल सकते हो। तो ये सब इसके क्रॉस सब लॉसेज होते हैं, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी एंटीनास है उसका वर्स्ट एफिशिएंट होता है, मतलब सबसे खराब पुअर एफिशिएंसी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये जो हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये जो ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग, जो प्रॉपर ग्राउंडिंग क्यों करना है, तो ये RG को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, इट्स क्लोज टू जीरो, इट शुड बी क्लोज टू जीरो, ऐसा करने की उसको कोशिश करते हैं ताकि हम इसका लॉस को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। जो आपका मैंने कहा ओरिजेंटल वायर T वगैरह में लगाते हैं, C1 बढ़ाने से ये इसके क्रॉस ड्रॉप कम होता है, इसको आप कम कर लेते हैं, इसको आप कम कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कम कर लेते हैं। और ग्राउंडिंग करने से ये आप इसको कम कर लेते हैं, ताकि फिर ये जो वोल्टेज है मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे ऐसा हो सके और एंटीना मैक्सिमम जो है रेडिएशन में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सके, अगर हम ट्रांसमीटर साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पूरे वैल्यूज जो है
ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, नेट से ढूंढ के बताया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो दो टाइप का ग्राउंड सिस्टम है, क्यों करते हैं बताया, क्योंकि आरजी जो है रिटर्न जो ग्राउंड रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा ग्राउंडिंग करने के कारण, तो उसको हमको कम करना, मतलब डायरेक्ट नहीं लगाएंगे हम एंटीना। जैसे मैंने कहा ये ग्राउंड है ऐसा, तो एंटीना एंटीना जैसे मुझे एक वायर फॉर्म में, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा उसको, इसको एक सम ग्राउंडिंग सिस्टम यूज करूंगा, जीएस बोल रहा हूँ, ग्राउंडिंग सिस्टम, इसको यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आरजी मिलेगा, उस आरजी को मुझे जीरो करना है, जीरो करना है, क्योंकि अर्थ है मेरा, कंडक्टर ट्रीट करते हैं लेकिन परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, तो उसको परफेक्ट टूवर्ड्स परफेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। तो दो टाइप का है, हम जो है एंटीना को ग्राउंड करते हैं रेडियल ब्रिज ग्राउंड सिस्टम, ठीक है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब ग्राउंड हैज ए गुड कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक है ना, तब हम उसको यूज करते हैं ग्राउंड का। तो क्या करते हैं देखिएगा इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेडियल वायर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ द टावर प्लेस बिटवीन 20 to 30 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड। जैसे ये ग्राउंड है आपका, तो है ना, थोड़ा सा उसमें यहाँ पे गड्ढा कर देंगे 20 to 30 सेंटीमीटर, ऐसा 20 to 30 सेंटीमीटर, और फिर इसमें इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड है ऐसा, ये एंटीना जो है ऐसा, इस एंटीना यहाँ पे इसको ऐसे नीचे अंदर 20 to 20 सेंटीमीटर इसको नीचे लगाया है। कैसे लगाए? ये देखिएगा रेडियल वायर्स है ना, 120 वायर्स 3 डिग्री पे लगाते हैं, ये 3 डिग्री का ये होता है, और इसका जो लेंथ है हम λ/2 या λ/4 लेते हैं इसको, ये जो लेंथ है वायर का। तो इसमें क्या है, आरजी जो है हमारा काफी कम हो जाता है इसमें, आरजी रिटर्न। तो ये आप सीधे ग्राउंड नहीं करते हैं उसको, सीधे ग्राउंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीधे ग्राउंड नहीं कर रहे हैं आप, जो है इस रेडियल बरीड ग्राउंड सिस्टम करके उसको और ग्राउंड कर रहा है ना, मतलब एंटीना को हमने इस तरह से इसको यहाँ से कनेक्ट किया, वैसा बोल सकते हैं। ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, दिस वन इज ग्राउंड, ऐसा, ठीक है। तो इच रेडियल वायर हैज अ सेपरेशन 3 डिग्री, क्योंकि 120 कुछ यूज करते हैं, तो कंप्लीट 360 डिग्री यहाँ मिलेगा, तो 120 into 3, तो 120 है ना। वायर स्पोक जैसे साइकिल का स्पोक रहता है, साइकिल का चक्के का व्हीकल का, उसी तरीके से बना रहेगा मेटल का ये ऐसा। तो ये उसका लेंथ है λ/4 या λ/2, जो भी आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग वेव लेंथ आएगा, वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया रेडियल बरीड ग्राउंड सिस्टम। जब कंडक्टिविटी अच्छी होगी ग्राउंड, वहां पे वो सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन हर बार जैसे मेट्रोज वगैरह में ग्राउंड हमको मिलता नहीं है, वो आपको अपार्टमेंट्स फ्लैट्स ऐसे मिलेंगे, तो उसमें रूफ में छत में हम एंटीना लगाते हैं। तो ये काउंटर पाइस कंडक्टर सिस्टम हम उस केस में यूज करते हैं, है ना, मेट्रो सिटीज वगैरह में, या जब अर्थ है पुअर कंडक्टिविटी, रॉकी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, वहां पे एंटीना को इंस्टॉल करना है, तब यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअल में एंटीना है, ये टी एंटीना फॉर्म में है, टी एंटीना है। इसको हम लोग एक सपोर्ट बूम से उसको इरेक्ट करेंगे, लेकिन अब उसको ग्राउंड करना है, इसमें भी ग्राउंडिंग करना है। तो ये अगेन रेडियल बरीड ग्राउंड सिस्टम जैसे ही रहेगा, है ना, लेकिन ये आपका छत के ऊपर, रूफ के ऊपर लगाया जाएगा, है ना। तो यही चीज लिखा है, इट इज नथिंग बट अ स्मॉल एडिशन ऑफ रेडियल वायर, रेडियल बरीड ग्राउंड, बट दिस टाइम अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसको हमको अर्थ में, ग्राउंड में गाड़ रहे थे, उसको अंदर गड़ा दे रहे थे, बट इसमें हम जो है और ऐसे लटका के इसको रखेंगे ऐसा, इससे सपोर्ट चाहिए, लटका के रखना है। चूंकि अब ये ओपन रखा हुआ है एयर में, तो इसलिए जो एंड है उसको हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट चाहिए, ग्राउंड ऊपर लगा रहे हैं छत में, तो सपोर्ट चाहिए, तो ये सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट लगाते हैं हम लोग। तो ये काउंटर पाइस कंडक्टर सिस्टम कहलाता है। तो ये दो टाइप का सिस्टम है, ग्राउंडिंग सिस्टम बोलते हैं ना, दो। हम लोग घर में भी जैसे नया घर वगैरह बनाते हैं, तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है, तो उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं, आप देखना वहां पे, ठीक है। तो ये एंटीना का ग्राउंडिंग है, करते हैं। एंटीना का ग्राउंडिंग करने से दूसरा एडवांटेज भी होता है ना, जैसे क्या है, लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग इफेक्ट, जो बिजली गिरना बोलते हैं, तो हमारा जो सिस्टम पूरा खराब हो सकता है, एंटीना भी खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपने ग्राउंडिंग किया हुआ है, तो लाइटनिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगाना पड़ता। अगर आपने ग्राउंड नहीं किया एंटीना को, तब हमको लाइटनिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना पड़ता। तो ग्राउंड सिस्टम जब करते हैं प्रॉपर, तो लाइटनिंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का जो खर्चा है वो बच जाता है, इसमें हमको पड़ता, लाइटनिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप इसको ग्राउंडिंग करते हैं उसको। अगर नहीं करते हैं तो फिर लाइटनिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया
ग्राउंड सिस्टम दो टाइप का, रेडियल बरीड ग्राउंड सिस्टम एंड काउंटर पाइस कंडक्टर सिस्टम। रेडियल बरीड ग्राउंड जहाँ पे ग्राउंड की कंडक्टिविटी अच्छी होती है वहां पे यूज करते हैं, है ना। स्पोक रेडियल वायर्स होते हैं, रेडियल वायर्स 120 वायर्स, 3 डिग्री सेपरेशन होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। उसका लेंथ जो है हर एक वायर रेडियल वायर का वो आपका λ/2 या λ/4 होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हुआ ग्राउंडिंग का। दूसरा काउंटर पाइस, जब फ्लैट्स वगैरह में यूज करना हो या हिली एरिया में यूज करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। रेडियल बरीड का ही एक्सटेंशन है, बट आउटर है जो एज है वो इंसुलेट करेंगे हम लोग क्योंकि ओपन रहेगा, और उसको सपोर्ट के लिए हमको आपको एक रॉड वगैरह इस टाइप का चाहिए रहेगा, तो उससे सपोर्ट हम लगा देते हैं। तो ये काउंटर पाइस कंडक्टर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है एंटीना का जो हाइट है वो क्या फर्क डालता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग करके, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एंटीना हाइट, और कम और ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, वही से कंसेप्ट आता है ट्यूनिंग एंड लोडिंग, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि द एक्चुअल एंटीना हाइट शुड बी एटलीस्ट क्वार्टर वेवलेंथ, मतलब λ/4 होना चाहिए अगर हम उसको ग्राउंड करते हैं अबव द ग्राउंड, टू मेक इट रेजोनेंट, उसको रेजोनेंट बनाने के लिए। अगर नहीं है λ/4 हाइट का, ठीक है, तो हम उसको ट्यून करते हैं, रेजिस्टिव बनाते हैं। मतलब क्या होता है, रेजोनेंस पे एंटीना इंपीडेंस प्योरली रेजिस्टिव होता है एंड इट इंक्रीजेस रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होता है देखिएगा, इफ लेंथ इज λ/4 से लेस है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से राइज होता है, और इफ एल इज ग्रेटर देन λ/4 है तो मैंने बताया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी राइज होगा रेजिस्टेंस के अलावा भी। मतलब इंपीडेंस रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब आपका इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहेगा बोल सकते हैं इंपीडेंस। तो जब कभी भी λ/4 का नहीं हुआ एंटीना हाइट तो हमेशा बोल सकते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी रहेगा इंपीडेंस, तो उसको हम लोग को रियल बनाना रहता है। तो उसी रियल बनाने का प्रोसेस ही कहलाता है ट्यूनिंग कहलाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग। तो जो मैंने कहा कि व्हेन एंटीनास आर नॉट ऑफ रेजोनेंट लेंथ मतलब λ/4 ग्राउंड के केस में ना, अगर ग्राउंड नहीं है तो λ/2 रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो such antennas can be made resonant by adding lump reactance, either inductance or capacitance of suitable magnitude, ठीक है। अगर मैंने कहा if it is less than λ/4 है तो कैपेसिटेंस आएगा, तो we add इंडक्टर, ठीक है। अगर ग्रेटर देन λ/4 है तो उसमें इंडक्टेंस रहता है तो we add कैपेसिटर। तो यही एडिशन जो कर रहे हैं वही ट्यूनिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज लिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं कि हमारा जो है इम्पीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव बना लेते हैं हम लोग, ऐसा एंटीना रेजिस्टेंस जो है वो बनेगा आपका एंटीना का जो है इम्पीडेंस दैट विल बी। लेकिन क्या होता है ट्यूनिंग करते हैं, मतलब जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने से हमारा क्योंकि इंडक्टर लगाएंगे तो ये भी एक लास्ट पार्ट रहेगा, और रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है इससे, हमारा ये नहीं बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है ना, रेडिएशन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, आपका लास्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ने से बोलते हैं एफिशिएंसी में हमारा फर्क नहीं पड़ा। ट्यूनिंग तो कर लिया, ठीक है, इंपीडेंस को रेजिस्टिव तो बना लिया, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हमको रेडिएशन रेजिस्टेंस और एफिशिएंसी में मिलता नहीं है। तो क्या करें हम, तो टॉप लोडिंग करेंगे, उसके लिए टॉप लोडिंग किया जाता है, ठीक है। तो यही है, तो द एंटीना एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेडिएशन रेजिस्टेंस बाय टॉप लोडिंग। जैसे मैं टी एंटीना में हॉरिजॉन्टल वायर्स को बढ़ा दिया तो वो उसको टॉप लोडिंग बोलते हैं। एक ये वायर है λ/4 से, ये इसका लेंथ कम है तो इसको इन्वर्टेड एल कर दिया, टॉप लोडिंग हो गया। इसको टी बना दिया ऐसा, इस तरह से ये हो गया, इसको ऐसा कर दिया है, इसको कैप दे इस तरह से सर्कुलर शेप में ऐसा कर दिया, तो ये सारे के केस में हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हालांकि ये मालूम है λ/4 से कम है वर्टिकल लेंथ, हमको इंडक्टर लगाना पड़ेगा ट्यूनिंग के लिए, लेकिन तो भी ट्यूनिंग करेंगे उसके बाद भी अगर मैंने उसको टॉप लोडिंग कर दिया तो रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज करंट। तो एवरेज करंट वर्टिकल सेक्शन में, तो वर्टिकल सेक्शन में एवरेज करंट को बढ़ाना है
तो टॉप लोडिंग से हम एवरेज करंट को बढ़ाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना। तो ये टॉप लोडिंग जनरली हम लोग इन्वर्टेड एल या टी टॉप हेड लगा के करते हैं, जैसे मैंने कहा बताया था अभी, उसको एंटीना को हम लोग इन्वर्टेड एल या टी सेट में करते हैं, ऐसा देख सकते हैं। ये टी है, टॉप लोडिंग कर रहे हैं इसमें। ये यहाँ पे आपका दिखाया जा रहा है कि अगर एंटीना ग्रेटर देन लैम्डा बाई 4 है तो मैंने बताया था कि इसमें एक इंडक्टेंस से राइज होता है, ठीक है। तो इसको ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग प्रोसेस दिखा रहा है, तो इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर तो ट्यून हो जाएगा। तो ये ट्यूनिंग प्रोसेस को दिखा रहा है, ट्यूनिंग ऐसा। अब इफ इट इज लेस देन लैम्डा बाई 4 है तो मैंने बताया था यहाँ कैपेसिटेंस राइज होता है, तो उसको ट्यून करने के लिए एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा आपको। ये लम्प्ड एलिमेंट्स है, ये लम्प्ड एलिमेंट्स है, तो ये दोनों है ट्यूनिंग प्रोसेस को दिखा रहा है। अब ये है यहाँ पे ये प्रोसेस, ये टॉप लोडिंग दिखा रहा है, ये टॉप लोडिंग देखिए, टॉप हेड। तो टॉप लोडिंग जो है आपका एवरेज करंट को यहाँ बढ़ा रहा है, देखिएगा यहाँ पे ये एवरेज करंट है उसको बढ़ा रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो करंट है कम है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट ये जो डायग्राम्स है इसमें आपका एवरेज करंट ज्यादा है, एवरेज करंट ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो इन दिस वे रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इम्प्रूव्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड। तो ये टॉप लोडिंग है, ये दिस इज ट्यूनिंग। ट्यूनिंग करने से अगर लेस देन लैम्डा बाई 4 हो या ग्रेटर देन लैम्डा बाई 4 हो तो आइदर वी एड इंडक्टर और वेट कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन लेस या ग्रेटर, ठीक है। ये ट्यूनिंग कहलाता है। लेकिन ट्यूनिंग करने से हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि कमी होता है बोल सकते हो। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो टॉप लोडिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एक या दो बार आ चुका है, 7 मार्क का। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग? टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग 7 मार्क का, याद रखिएगा, ठीक है। 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग? एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग, याद रखिएगा। एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। ट्यूनिंग क्यों करते हैं? लैम्डा बाई 4 हाइट नहीं होने से उसमें रिएक्टेंस राइज होगा, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। अगर लेस देन लैम्डा बाई 4 है तो कैपेसिटेंस राइज होता है, तो इंडक्टर लगाएंगे, ट्यूनिंग कहलाएगा। और अगर लैम्डा बाई 4 से ज्यादा एंटीना का हाइट तो वो क्या शो करेगा? इंडक्टर शो करेगा, तो कैपेसिटेंस लगाएंगे, तो ये ट्यूनिंग कहलाएगा। लेकिन ट्यूनिंग करने से इंपीडेंस प्योरली रेजिस्टिव बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, लेकिन जो एफिशिएंसी है रेडिएशन रेजिस्टेंस अपन RL प्लस RR, तो RL बढ़ता है लेकिन RR नहीं बढ़ता। तो RR को बढ़ाना है आपको, तो RR को बढ़ाने के लिए टॉप लोडिंग करते हैं। क्या करेंगे? इन्वर्टेड एल फॉर्म में या टी फॉर्म में एंटीना को, या सर्कुलर हेड कैप टोपी पहनाना बोलते हैं। टॉप लोडिंग मतलब टोपी पहनाना एंटीना को, तो टोपी पहना दीजिए और फिर वो अच्छा रेडिएट करने लगेगा, ऐसा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेड एंड अनग्राउंडेड 7 मार्क आ चुका है। टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग 2-3 बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं जो बता रहा था ये आपका एक्चुअल सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बुक में नहीं मिलेगा। एक शो करने की कोशिश किया है कैसे वो बढ़ा देता है टॉप लोडिंग करने से, है ना। कैसे? मैंने कहा था एक C1 जो है रेडिएटिव कैपेसिटेंस है, ऐड होता है और वो बढ़ जाता है। अगर सपोज है H इज लेस देन लैम्डा बाई 4 है, मतलब ये लैम्डा बाई 4 है वर्टिकल सेक्शन एंटीना का, तो मैंने कहा था कि वो कैपेसिटेंस से राइज होगा इसमें, देखिए तो ये कैपेसिटेंस से राइज हो रहा है, ठीक है। और इसको ग्राउंड किया है तो एक RG ग्राउंड रेजिस्टेंस मिला, उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है एनालिसिस में मैथमेटिकल, और रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके अक्रॉस रेडिएशन होगा अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो एंटीना को हम लोग बाकी और जितने भी कंपोनेंट है और जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में दिखाया था इलेक्ट्रिकल, वो सब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी, है ना। सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं CV राइज हो रहा है, RG राइज हो रहा है और RR आपको मिल रहा है। तो इस तरह से CV सीरीज में आपका RR और RG यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसकी जब एनालिसिस करेंगे, निकालेंगे आप, है ना, तो जो मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो इस तरह से आएगा, देखिएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी एक 136 किलोहर्ट्ज लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में अपन जाते हैं, तो 136 किलोहर्ट्ज लिया तो उस केस में इतना वैल्यू आएगा H स्क्वायर 0.082 H स्क्वायर, ठीक है, जिसमें RR मिलियम में है और H हाइट जो है वो मीटर में है, यहाँ पे याद रखिएगा ना, ये मिलियम में याद रखिएगा। तो इस तरह से हुआ, और CV की वैल्यू जो है हमको इतना मिलेगा, ये बता रहा है उसमें। अब अगर मैं सपोज है इसमें इसको इन्वर्टेड एल शेप में कर दिया, ऐसा देखिए, ऐसा इन्वर्टेड एल, तो
इन्वर्टेड एल करने से क्या है, सी के अलावा मुझे एक सी एच वैल्यू भी मिलता है, जो बताया था मैंने इसके बीच और इसके ग्राउंड के बीच में, तो उसको यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है ऐसा सी एच। तो ये सी एच जब आएगा तो उसकी वैल्यू आपका इतना मिलेगा, है ना। और जब आप इसको निकालोगे तो आर रेडिएशन रेजिस्टेंस आफ्टर टॉप लोडिंग, है ना, आपने पहले ऐसे किया था, अब ये मैंने ऐसे लगा दिया, तो इसके कारण रेडिएशन रेजिस्टेंस मुझे ऐसे मिला। और अगर 136 किलो हर्ट्ज पे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे इतना मिलेगा। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। आप देखिएगा ये जो वैल्यूज है वहां पे जो मिल रहा था 0.0 उससे ज्यादा मिल रहा है हमको यहाँ पे, जब हम टॉप लोडिंग नहीं किए। तो दिस मीन्स द रेडिएशन रेजिस्टेंस कैन बी क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 टाइम्स आप उसको बढ़ा सकते हो टॉप लोडिंग से, टॉप लोडिंग करके, है ना, टॉप लोडिंग। तो अगर ये सी एच अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे जो है बगैर टॉप लोडिंग के केस में मिलेगा, और मैं सी एच कर दूं तो ये ऑलमोस्ट मेरा 2CH का स्क्वायर ऐसा। तो वहां पे CH इसके ऑकरेंस के कारण मेरा ये बढ़ जाता है। तो ये बताया गया कि टॉप लोडिंग हाउ इट इंक्रीजेज रेडिएशन रेजिस्टेंस, हाउ इट इंक्रीजेज रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ता है टॉप लोडिंग से। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि कैसे रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीज्ड बाय टॉप लोडिंग, ठीक है। टॉप लोडिंग करने से कैसे बढ़ रहा है ये बताया गया। आपको करना नहीं है, एनालिसिस करना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिर्फ आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एंटीना टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग, क्यों किया जाता है, व्हाट इज ट्यूनिंग एंड व्हाई टॉप लोडिंग इज डन, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना। रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। अगर इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन यू कैन आस्क। तो अदरवाइज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आज। What is the difference between ground antenna and unground antenna, and what do you mean by antenna top loading and tuning? You may get one question in university exam. या तो difference between ground and unground antenna, या what do you mean by antenna top loading and tuning? Top loading and tuning क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे रेजोनेंट एंटीना एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना डिफरेंस, और जो प्रैक्टिकल एंटीना जो स्टार्ट हो रहा है हमारा बेवरेज एंटीना से, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एंटीना बाय एंटीना आगे बढ़ते जाएंगे जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज आज के लिए इतना ही करता हूँ। 11:30 समथिंग शुरू किया था, 12:30 हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।